हेलो फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस की शुरुआत फिर से हम निफ्टी के वीकली चार्ट से करेंगे। मंथली चार्ट में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये 3 और ये 4 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से वेव 5 जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वेव 5 के अंदर ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और वेव 3 का मिनिमम प्रोजेक्शन 100% जो है वो 4 सितंबर से पहले पहले आना चाहिए। डिटेल में ये हमने डिस्कस किया हुआ है, कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मंथली चार्ट से लेके 15 मिनट चार्ट तक हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था, राइट। अभी यहाँ पे वीकली चार्ट पे आज क्यों हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ये सपोर्ट रेंज जो हमने डिस्कस की थी उस टाइम पे वो चेंज हो गई है, क्योंकि निफ्टी ने इसके ऊपर एक और हाई बना दिया है, राइट। तो ये चेंज हो गई है, ये अभी भी चेंज नहीं हुआ है, ये 4 सितंबर से पहले पहले ये आना चाहिए अगर ये वाकई में वेव 5 का 1, 2 और ये 3 स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये जो चेंज हो गई है सपोर्ट रेंज, उस पे चलते हैं। यहाँ पे फिर से अगर हम आज वीकली चार्ट देखें तो ये निफ्टी का एक नया हाई बन गया है आज। तो यहाँ से वेव 5 का ये 1, ये 2 और ये वेव 3 जो है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले, ये वेव 1 के बाद ये 2 का रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट 61% के आसपास आया है और ये 3 का ये एक ऑलमोस्ट हमें एक इम्पल्स कंप्लीट लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस इम्पल्स का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले, मान लीजिए कि ये वेव 5 का 1 और 2 है और 3 के अंदर यहाँ पे एक इम्पल्स लग रहा है, तो 3 का भी अगर ये 1 है और वेव 2 के लिए अब ये रिट्रेस करना चाहिए, राइट। तो ये वेव 3 का वेव 2 है, तो हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 23 to 38% की रेंज तक ही ये रिट्रेस दे। तो 18,317 से लेके 18,033 इस रेंज में ये रिट्रेस करके एक शार्प बाउंस फिर से कंटिन्यू कर सकता है, ये पॉसिबल है। ओवरऑल इस वीकली चार्ट से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ये एक सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके नीचे ये नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट थोड़ा ज़्यादा भी ले ले और उसके बाद भी बाउंस करे। तो ओवरऑल नेगेटिव हम कब हो सकते हैं, ये 61% को अगर ये ब्रेक करता है 17,573, ये हमारा डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है, राइट। डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट 17,573 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही हम मानेंगे कि ये जो हम काउंटिंग देख रहे हैं कि ये 5 का 1, 2 और ये 3 है वो गलत हो सकता है। जब इसके नीचे ब्रेक करता है तब ही। अभी हम क्या करेंगे, ये वेव 3 का जो बाउंस है उस पर फोकस करेंगे कि यहाँ पे हमें इम्पल्स जो लग रहा है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में डेली चार्ट में कैसा लग रहा है। यहाँ से अगर हम काउंटिंग दे तो ध्यान से समझना, ये सभी रिट्रेसमेंट यहाँ पे मैंने जो मेंशन किए हैं वो किस लॉजिक पे है, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। ये हमारा बहुत पुराना काउंटिंग है। यहाँ से अगर हम 5th का प्रोजेक्शन निकालते हैं तो ये 5th का जो बाउंस है ऑलरेडी 100 to 123% की रेंज में ये आ चुका है। नॉर्मली जो है वेव 5 100% के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे ही वेव 5 कंप्लीट माने, क्योंकि उसके बाद एक रीजनेबल रिट्रेसमेंट भी हमें देखने को मिला है, जो रिट्रेसमेंट इस पूरे बाउंस का 23% को टच किया है, राइट। तो ये रिट्रेसमेंट मैंने इसीलिए निकाले हैं, ये दिखाने के लिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अगर 5 वेव बाउंस है तो उसका मिनिमम रिट्रेसमेंट 23% आना चाहिए, जो ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर ऐसा है कि यहाँ पे इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है और ये 3 का 1 और ये 3 का 2 है, तो 3 का 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट। ये समझाने के लिए मैंने ये रिट्रेसमेंट लिए है। मान लीजिए कि यहाँ से जो 5th का बाउंस हुआ है वो 100% को ब्रेक कर चुका है, 100 to 123% की रेंज में आ गया है। तो जनरली ये वेव 3 का जो प्रोजेक्शन है, कैलकुलेशन है, वो इस रेंज में आता है। तो अगर यहाँ पे ये 3 और 4 जिसको हम मान रहे हैं, अगर ये 1 और 2 है और ये अगर 3 है, तो उसका रिट्रेसमेंट ये आना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट मैंने निकाला है 23 to 38%। तो उस केस में इसके नीचे ट्रेड करता है तो निफ्टी नेगेटिव बन जाएगा और ये बाउंस को हम यहाँ पे पूरा मानेंगे, राइट। तो उस केस में ये रिट्रेसमेंट मैंने निकाले हैं।
और अगर रेयर केस में मान लीजिए कि ये वेव 5 ही यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, भले ही ये 100% को ब्रेक कर चुका है, तो इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट ये 23 टू 61% की रेंज है, जहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया था कि वेव 3 जो है नॉर्मली 23 टू 38% की रेंज में ही वेव 2 कंप्लीट करता है, राइट। तो हो सकता है कि इस रेंज में एक वेव 2 का करेक्शन मिले और यहाँ से बाउंस कंटिन्यू हो, या तो फिर यहाँ इस रेंज में भी ये आ सकता है, इसके नीचे ट्रेड करता है, तो ही निफ्टी को हम ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में नेगेटिव तभी मान सकते हैं जब ये 17,573 को ब्रेक करता है। अभी हम क्या करेंगे, ये फाइनल बाउंस जो है जो यहाँ से शुरू हुआ है वो वेव 3 भी हो सकता है, ये अगर 1 और 2 है तो, और अगर ये 5 भी हो सकता है। एक काउंटिंग ऐसा भी हो सकता है कि 3 और 4 यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ये 3 और ये 4, और यहाँ से वेव 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, राइट। तो उस केस में अगर आप प्रोजेक्शन निकाले 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 5th के प्रोजेक्शन निकाले तो ये भी 38% मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव कर लेता है, राइट। तो हम ओवरऑल यहाँ से जो बाउंस है उसको देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें वेव 5 का प्रोग्रेस, तो ये 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 5 के अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है, राइट। और यहाँ से डिक्लाइन भी बहुत ही अच्छा दिया है, राइट। तो पॉसिबिलिटी है कि ये वेव 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी यहाँ का डिक्लाइन तो हम देखेंगे, लेकिन ये वेव 5 का प्रोग्रेस है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो वेव 5 का जो प्रोग्रेस है, मिनिमम प्रोजेक्शन तो अचीव कर चुका है, अच्छा डिक्लाइन भी दिया है, लेकिन प्रोग्रेस अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। और वेव 3 जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आज एक टॉप बनने के बाद आप यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालेंगे, उस रेंज में हो सकता है कि ये 4 का करेक्शन दे और वहाँ से फाइनल 5th का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जो टॉप बनाने के बाद हमने ये रिट्रेसमेंट जब निकाला 23 टू 38%, तो ये 38% तक को शार्प डिक्लाइन ही दे दिया, राइट। यहाँ पे हमें ABC टाइप का डिक्लाइन नहीं देखने को मिला, बल्कि एक शार्प डिक्लाइन 38% तक हमें देखने को मिल गया। उसके बाद एक ABC बाउंस आया और उसके बाद डिक्लाइन ये कंटिन्यू रहा। तो हो सकता है कि यहाँ पे हम जो वेव 3 ये पूरा मान रहे थे उसके बदले यहीं एक वेव 4 कंप्लीट हो चुका है, ये 3 और ये 4, क्योंकि ये इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है, राइट। क्योंकि ये बाउंस का 38% ब्रेक कर चुका है, तो अभी के लिए हम यही मान लेंगे कि ये 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अब कंक्लूजन ऐसा बनेगा कि अब इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है 18,719, मतलब 720 मान लीजिए, 18,720 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही हम ऐसा मानेंगे कि ये 1, 2, 3 और 4 है और 5th जो है वो अभी भी पेंडिंग है, राइट। अदरवाइज अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो यहाँ पे ये इम्पल्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमें तो इमीडिएट मूव कल के लिए भी देखना है कि कल क्या हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करेंगे। इसको अगर हम देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो ये फर्स्ट डिक्लाइन जो है ये A और 1 और ये बाउंस जो है यहाँ पे B और 2 कंप्लीट हो चुका है। C और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो मिनिमम 100% ये अचीव कर चुका है, इसलिए हम इसका रिट्रेसमेंट अगर निकालते हैं तो 23 और 38% ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए। अब ध्यान से समझना, ये रेजिस्टेंस रेंज है, मतलब कि 38% के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है 18,657 के ऊपर, तो फिर से इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ओवरऑल जैसा हमने बात की कि अगर 18,720 के ऊपर निकलता है तो फिर से पॉजिटिव ये इसके ऊपर एक बाउंस कर सकता है अगर इसको ब्रेक करता है तो। लेकिन यहाँ इस रेंज में कब आएगा, जब इसको ब्रेक करेगा। तो अगर इसको ही ब्रेक नहीं कर पाता है इस रेंज में से, तो फिर यहाँ से डिक्लाइन कंटिन्यू होगा और इस रेंज में हम एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिक्लाइन है वहाँ पे मान रहे हैं हम 1, 2, 3, 4 और ये हमने 5th का प्रोजेक्शन रेंज निकाला है। तो इसका मतलब कल इमीडिएट मूव के लिए अगर इसको ही ब्रेक नहीं कर पाता है तो इस रेंज में ये डिक्लाइन दे सकता है और वहाँ पे एक सपोर्ट
ले सकता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो इस रेंज में बाउंस कर सकता है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर इसके ऊपर ये जा सकता है। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर नहीं जा पाया तो यहाँ पे इस रेंज में डिक्लाइन आएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो रिट्रेसमेंट जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाला है उसको जैसे जैसे ये नया लो बनाता जाता है वैसे वैसे उसको नीचे ले जाना है। यहाँ से लेके जैसे जैसे नया लो बनाता है उसको हमें शिफ्ट करते जाना है नीचे नीचे, और ये 23 to 38% जो भी नीचे शिफ्ट होता जाएगा वही हमारा रेजिस्टेंस रेंज होगा और निफ्टी नेगेटिव ही हम मानेंगे। जब भी ये 38% के ऊपर ब्रेक करेगा लो बनाने के बाद जो भी रिट्रेसमेंट हमारा निकला होगा उस 38% को अगर ये शार्पली ब्रेक करता है तो ही पॉजिटिविटी आएगी, अदरवाइज ये रिट्रेसमेंट जो है नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे और निफ्टी जो है डिक्लाइन करना चाहिए। तो इमीडिएट मूव का हमने डिस्कशन कर लिया है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। अगर आपको इलियट वेव डिटेल में समझना है और आप सीख रहे हैं इलियट वेव तो इस वीडियो को दोबारा ध्यान से समझिए, देखिए हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूं और उसका कंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो समझने को आपको मिलेगा। लाइक का बटन दबाना मत भूलना और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियो रोज़ मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।